आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना एक सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर इसमें है हमारा, वो पहला तो खैर रिड्यूस हो गया है, हमारा दूसरा है और दूसरा ही चैप्टर हमारा हो जाएगा पहला चैप्टर इस वाले सेशन में। तो हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या, है ना। चलो चैप्टर का हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी और दूसरा है वाई डेमोक्रेसी। 2 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है डेमोक्रेसी का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी क्यों है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग इस चैप्टर में तो लेंगे ही लेंगे, प्लस इस पूरे सिविक्स में हम लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में लगभग हमेशा आपको मिलता रहेगा। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में आपको हर वक्त डेमोक्रेसी वर्ड मिलता रहेगा। तो अब सवाल है कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या, है ना। डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है किसी को? डेमोक्रेसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रजातंत्र, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र। ये तो खैर हो गया हिंदी वाला चीज, है ना। अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो डेमोक्रेसी क्या है इसको तो हम लोग थोड़ी बाद में समझेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम लोगों का ये मकसद रहेगा कि हम लोग डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो केवल उस चीज़ पे फोकस ना करें जो बुक में लिखा हुआ है। वो तो लिखा हुआ है ही, वो तो पढ़ भी लोगे तुम लोग, लेकिन उस चीज़ को बताया जाए जो कि इसके पीछे का बैकग्राउंड है। क्योंकि जब तक बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर प्लस इसके आने वाला जो हमारा जो भी चैप्टर होगा वो समझ में ही नहीं आ पाएगा। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, है ना, और इसके पीछे के चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग बहुत हद तक उसको जानते हैं। अब वो क्या चीज़ है? वो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। और आपके बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखो तुम्हारा जो बुक है ना वो 2 टॉपिक में बटा हुआ है। जो आपका चैप्टर का हेडिंग है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये पहला टॉपिक है और इसके अंदर सब टॉपिक होगा हमारा, अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक होगा। उसके बाद है हमारा वाई डेमोक्रेसी, इसके अंदर भी छोटा छोटा टॉपिक होगा। तो हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी और ये हमारा सबसे पहला हेडिंग भी है। तो सबसे पहला हेडिंग जो है हमारे बुक का वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी को समझने के लिए जैसा कि अभी हम कहे थे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा और चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। चलो समझते हैं जरा कि आखिर ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है क्या। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहली चीज तो हम लोग चूंकि बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो हमको हर एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आपके लिए एक जो नया वर्ड है वो है गवर्नमेंट। देखो नया वर्ड तो हमारे लिए डेमोक्रेसी भी था, है ना। ये डेमोक्रेसी थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन हाँ उसको समझने से पहले कुछ चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए ताकि ये चैप्टर जो है हमारा वो इजी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला है यहाँ पे टर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग हिंदी में सरकार कहते हैं इसको, है ना, कहते हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? सरकार। अब ये सरकार है क्या? सरकार कुछ नहीं है, सरकार मेनली एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। बात समझ में आ गया?
गवर्नमेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, है ना। वो स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है। हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो ये तीनों हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट का हुआ। और ये तीनों का तीनों क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, अपने लोकेलिटी को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे जो कुछ भी होगा उनको जवाब देना पड़ेगा, है ना। अब ये जवाब किसको देगा, हम लोगों को देगा, है ना। इस चीज को हम लोग अभी गहराई से समझेंगे। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रन अ कंट्री। बात समझ में आ गया, वो कंट्री कोई भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या था, अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people who are responsible to run a country। कंट्री कह लो, स्टेट कह लो, या फिर हमारा तीसरा और क्या होता है, एक लोकेलिटी होता है, जैसे कि हमारा गांव वाला हो गया, हम लोग उसको लोकल में रखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज, तो वो हो गया हमारा, है ना। तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी लोकेलिटी को चलाने के लिए। और वहाँ पे जो भी गड़बड़ी होगा उसको सुनना पड़ेगा, और वहाँ पे जो भी अच्छाई चीज़ होगा फिर उनको चाबसी भी दिया जाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे ना, हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हुए, है ना, बहुत ही बड़े बड़े विद्वान लोग हुए। और हमको मालूम है कि सबसे पहले सिस्टम चलता था राजा महाराजाओं का, है ना। उसके बाद फिर आया मिलिट्री वालों का, फिर उसके बाद आया डेमोक्रेसी। तो ये जो सिस्टम था ना, समझने में हम लोगों को बहुत ही कठिनाई हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर इसको नाम क्या दे। तो चूंकि हमारे पास हिस्टोरियन, इतिहासकार बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आता है वो आता है हमारा मोनार्की। सबसे पहला मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कि राजा रूल करते हैं, किंग। बात समझ में आ रहा है, किंग। जैसे मान लो मोनार्की क्या हुआ, एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ, और मोनार्की में भी आपको ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे जो कि अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये चीज है ना कि इसमें पावर जो है वो केवल और केवल एक हाथ में रहता है। फाइनल पावर जो होता है ना वो एक हाथ में रहता है। देखो सबसे पहली बात, अब चूंकि राजा है और राजा तो हर एक जगह जा नहीं सकता है, तो इसके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो लोग भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा ना वो राजा के हाथ में होगा। फाइनल डिसीजन राजा के हाथ में होगा। तो यहाँ पे जो है ना पावर जो है, पावर इज इन वन हैंड ओनली। यहाँ पे पावर एक ही हाथ में रहता है, वो रहता है केवल राजा के हाथ में, ठीक ना। और मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा या फिर किसी दूसरे को मौका नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मोनार्की में हमारा यह सिस्टम रहता है कि पावर एक ही हाथ में रहता है। जैसे मान लो कोई आदमी कोई गुनाह किया, उसको फांसी का सजा मिला, है ना। उसके मंत्री उंत्री लोग जितने भी थे हमारे नीचे पोस्ट पे, उन्होंने फांसी का सजा सुना दिया। लेकिन उसके सजा सुनाने के बाद भी राजा के पास एक फाइनल अथॉरिटी होता है, यानी कि फाइनल पावर उसके पास है। यदि वो चाहे तो उसके फांसी को रोक भी सकता है, यदि उसको चाहे तो फांसी दिलवा भी सकता है। तो फाइनल पावर जो है वो हमारे राजा के हाथ में होता है। और राजा के सिस्टम में क्या होता है मोनार्की में, कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, इसमें किसी दूसरे को मौका आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो है ना पावर जो रहता है वो रहता है ऑलवेज किंग के पास, राजा के पास रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गया। राजा के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन फाइनल पावर जो है वो अभी भी राजा के हाथ में ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सेकेंड टाइप है हमारा डिक्टेटरशिप।
डिक्टेटरशिप क्या है? जैसे यहाँ पे पावर एक हाथ में था, उसी प्रकार से पावर यहाँ पे भी एक ही हाथ में रहेगा, एक ही हाथ में रहेगा इसमें भी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है अभी बताएंगे। पावर इज इन वन हैंड ओनली, लेकिन इसमें फाइनल पावर जो रहता है वो राजा के पास नहीं रहता है, वो रहता है मिलिट्री के हेड ऑफिसर के पास। जो मिलिट्री का सबसे बड़ा पोस्ट पे होगा वही होगा इसका हेड। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो है ना, जो फाइनल पावर रहता है वो पावर रहता है किसके पास? मिलिट्री के हेड के पास, है ना। तो हेड ऑफ मिलिट्री, हेड ऑफ मिलिट्री ऑफ द कंट्री। आप जरा देखो ध्यान से, चूंकि ये मिलिट्री का हेड होता है, बहुत बड़े पोस्ट पे रहता है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे आदमी काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो इसका, जैसे चूंकि देखो, मान लो कि हम यदि मिलिट्री के हेड हैं तो हमारे अंदर में बहुत सारे आर्मी काम कर रहे होंगे, बहुत सारे सोल्जर्स काम कर रहे होंगे, तो इसके अंदर भी आदमी होते हैं, लेकिन फाइनल पावर जो है वो मिलिट्री के हेड के पास रहता है। पास समझ में आ गया? यहाँ पे भी हमें अपने लीडर को चुनने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलिट्री जिसको चाहेगा वो उसको ऊपर पोस्ट पे बैठा देगा और उसी कंट्री पे वो पूरा रूल करेगा, उसी का वहां पे पूरा बात शासन जो भी चलना होगा चलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी पावर एक ही हाथ में रहता है, फाइनल पावर। हालांकि पावर तो बटा हुआ रहता है, लेकिन फाइनल पावर जो है वो हमारा मिलिट्री के हेड के पास रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो, इसमें फाइनल अथॉरिटी रहता है किसके पास? राजा के पास। इसमें रहता है मिलिट्री के हेड के पास। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि पावर दोनों के किसी एक ही हाथ में रहेगा, वो भी फाइनल पावर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलो, इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर, जो कि बहुत ही फेमस है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इसमें कोई डाउट? अब समझते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। देखो, डेमोक्रेसी में ना पावर किसी एक हाथ में नहीं रहता है, पावर किसी एक हाथ में नहीं रहता है। जैसे मान लो राजा को रातों रात सपना आया, उन्होंने कहा कि अब से जो भी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी उसको उड़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, पहले तो ये सिस्टम था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन बहुत जगह पे आज भी ये सिस्टम है कि जितना राइट पुरुष को मिला हुआ है, मेन को मिला हुआ है, उतना ज़्यादा राइट आपको वोमेन को नहीं मिला हुआ है। मान लो ना, मान लो ऐसा होता थोड़ी ना है। हाँ, पहले बिल्कुल होता था, ऐसा होता नहीं था, लेकिन हाँ पहले ना, हाँ बताते हैं, आप जरा सुनो ध्यान से। आज भी आप यदि सऊदी अरब में जाएं, है ना, यानी कि उधर वाला जो एरिया ना, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक हो गया, वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी आज औरतों को उतना ज़्यादा राइट नहीं मिला हुआ है ना। आप जिस प्रकार से इंडिया में औरतें 12 बजे रात तक सड़क पे घूम सकती हैं फ्रीली, वहाँ पे आप इस प्रकार से नहीं घूम सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना। तो मान लो कि राजा को यह सपना आ गया कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगे उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, अब बिना पूछे, कोई कारण नहीं है ना। तो वो क्या करेगा? अपने मंत्री को बोलेगा, देखो अब से कोई यदि महिलाएं दिखे रोड पे, उसको उठा के डायरेक्ट जेल में डाल दो। तो उसका नियम लागू हो जाएगा, वो किसी से पूछेगा भी नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि फाइनल पावर उसके हाथ में है, उसको किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं है, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। उसी प्रकार से मिलिट्री में भी था, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी सबसे अलग है, डेमोक्रेसी जो है ना वो सबसे अलग है। यहाँ पे हर चीज सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लो मेरा नेताजी है, तो हम नेताजी से पूछ सकते हैं कि इस साल का जो आपको पैसा मिला खर्च करने के लिए, आप उसको खर्च कहाँ कहाँ किए हैं। यानी कि क्या हमारे पास ये राइट है कि हम अपने मंत्री से पूछ सकते हैं कि आपके जो पैसा मिला आपको सरकार की तरफ से, आप उस पैसे को कहाँ पे खर्च किए। यानी कि डेमोक्रेसी में हमारे पास कुछ ऐसे राइट हैं जो कि इन दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलो, अब डेमोक्रेसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे
विस्तार से समझते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है ना। डेमोक्रेसी को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। चलो देखते हैं जरा इसको ध्यान से। डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो डेफिनेशन किसी ने दिया था तो वो दिया था अब्राहम लिंकन ने। याद है किसी को क्या डेफिनेशन था डेमोक्रेसी को? चलो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं अपना डेमोक्रेसी। देखो ध्यान से, डेमोक्रेसी जो है ना एक ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, वो है डेमोक्रेटिया। ध्यान से समझो, हर चीज समझ में आएगा। डेमोक्रेसी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और वो ग्रीक वर्ड हमारा है क्या? डेमोक्रेटिया। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिया में दो चीज छुपा हुआ है। पहला है डेमो, दूसरा है क्रेटिया। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो इसका मतलब क्या हो गया? पीपल रूल। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खासियत यह है ना कि यहाँ पे लोग यानी कि पीपल खुद मालिक है। वहां पे किसी के अंडर में वो नहीं है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। बात समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा बताओ हमको कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला किसने डेफिनेशन दिया था? अब्राहम लिंकन ने। किसी को मालूम है वो डेफिनेशन क्या था? क्या क्या है जरा बताओ, क्या है जरा बताओ। हर्षित तुम अभी बोल रहे थे, बताओ क्या है। नहीं नहीं, अब्राहम लिंकन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को दिया। क्या दिया था? डेमोक्रेसी, ध्यान से सुनना, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या था? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब क्या? लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं। बात समझ में आ गया? हर हमारे लिए ही वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दिया था? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, of the people, for the people and by the people। तो ये था डेमोक्रेसी का सबसे पहला डेफिनेशन जो कि अब्राहम लिंकन जी ने दिया था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो हो गया कुछ नॉर्मल सी चीजें, लेकिन ये डेमोक्रेसी शब्द आया सबसे पहली बार कहाँ से? डेमोक्रेसी शब्द सबसे पहली बार कहाँ से आया मालूम है किसी को? सबसे पहली बार आया फ्रांस से। याद करो, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन लोग पढ़े हुए हैं ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको मालूम होगा कि लुइस 16 उस समय पे क्या था? राजा था। यानी कि फ्रांस में क्या था? पहले मोनार्की वाला सिस्टम था, है ना। वहां के लोगों ने उसको हटा के वहां पे क्या लाया? डेमोक्रेसी लाया, है ना। तो वो डेमोक्रेसी सबसे पहली बार वहीं से हमको देखने को मिला। तो यदि आपसे सवाल किया जाए कि बताओ डेमोक्रेसी सबसे पहली बार कहाँ से देखने को मिला, तो फ्रांस से देखने को मिला। और फ्रांस का कहानी यदि पूछा जाए तो हम लोग पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन बता सकते हैं। लुइस 16 राजा था, है ना। सब लोग उससे नाखुश थे, फिर उसको वहां से हटा दिया गया, उसको मार भी दिया गया बाद में कोर्ट के द्वारा, फांसी लगाया गया था देशद्रोह के मामले में, है ना। तो समझ में आ रहा है? तो ये फ्रांस सबसे पहला ऐसा कंट्री बना हमारे वर्ल्ड में जिन्होंने की सबसे पहले डेमोक्रेसी को हासिल किया। ठीक, और वहीं से हर एक कंट्री ने इसके आइडिया को लिया
और हर एक कंट्री वहाँ पे क्या करने लगे, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्थापित करने लगे। इसमें कोई भी दिक्कत अब समझने में, कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है हर चीज़, कहीं पे भी कोई डाउट? चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से पूछो यदि कोई डाउट है तो, जल्दी एकदम फटाफट। लिखने का तुमको टेंशन है, सवाल पहले पूछो ना। सब है, बोलो क्या डाउट है, लिखना है। अच्छा और कोई डाउट है इसमें? क्या डाउट है पूछो। किसमें? डिक्टेटरशिप में डाउट है। डिक्टेटरशिप में फाइनल पावर जो होता है ना वो मिलिट्री के हेड के पास होता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे मिलिट्री का हेड कौन था, हमारे इंडिया में सबसे पहले अभी फिलहाल आसपास में मिलिट्री का हेड कौन था? CDS बिपिन रावत थे ना। हाँ लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो अब नहीं रहे, लेकिन वो थे ना हेड। तो वो यदि चाहते तो डिक्टेटरशिप इंडिया में ला सकते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। बात समझ में आ गया? तो आर्मी का जो हेड होता है यदि वो कंट्री को रूल करने लगे तो हमारा कहलाएगा वो डिक्टेटरशिप, और वो पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में होगा? मिलिट्री के हेड के हाथ में होगा। क्या ऐसा कंट्री अब नहीं है? हाँ अभी है ना, वो कोरिया वाला, किम जोंग वाला। हाँ नॉर्थ कोरिया। हाँ नॉर्थ कोरिया है ना, जो आता है मन में वो करता है। देखते हो ना, गुस्सा आता है लोगों को गोली मार देता डायरेक्ट, पूछता भी नहीं है कि क्या गुस्सा, क्या कारण था। तो ये सिस्टम है। हाँ इसका हम लोग पढ़ेंगे अपने पाकिस्तान वाले केस में पढ़ेंगे। पाकिस्तान वाले अभी केस आएगा। पाकिस्तान में भी एक समय ऐसा था जहाँ पे कि मिलिट्री का हेड जो था वो उसको रूल कर रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। चलो इसमें अभी कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात क्या था कि डेमोक्रेसी क्या है हमारा, उसको हिंदी में हम लोग प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो उसमें डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ों को समझना था। गवर्नमेंट क्या होता है? मेनली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अच्छा करेगा जो बुराई करेगा सबका भागीदारी वही होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर गवर्नमेंट में हमारा 3 प्रकार होता है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की में हमेशा पावर एक हाथ में रहेगा, डिक्टेटरशिप में भी पावर एक हाथ में रहेगा। उसके बाद फिर इसमें जो फाइनल अथॉरिटी रहता है वो राजा के पास रहता है, और इसमें जो मिलिट्री के हेड के पास रहता है, और इसमें जो फाइनल अथॉरिटी है वो लोगों के पास रहता है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या इसमें हम लोग वोट देके अपने लीडर को चुनते हैं? नहीं, इसमें वोट देके हम लोग अपने लीडर को नहीं चुनते। राजा का बेटा अपने ऑटोमेटिक राजा बन जाता है ना। उसके बाद क्या इसमें हम लोग चुनते हैं? क्या नहीं, इसमें भी हम लोग नहीं चुनते हैं। इसमें जो आर्मी वार्मी है ना वही लोग अपने लीडर को चुन लेते हैं और वही कंट्री को रूल करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं बाय वोटिंग, हर एक 5 साल में होता है। उसके बाद डेमोक्रेसी क्या था? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्या हमारा? डेमोक्रेटिया, ठीक है। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल का रूल। यहाँ पे हर एक आदमी अपने आप में क्या है? मालिक है। यहाँ पे कोई भी किसी के नीचे नहीं है। तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया था किसी ने, तो वो दिया था अब्राहम लिंकन ने। वो क्या था हमारा? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या था फिर? डेमोक्रेसी सबसे पहला यदि किसी कंट्री ने अचीव किया तो वो था हमारा फ्रांस था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। श्रीलंका में नहीं अभी है बिल्कुल है। समझ में आ रहा है? देखो आज ना लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी ना सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो खुद मालिक होते हैं, है ना। जैसे मान लो हम अपने नेताजी को इस बार पसंद किए, उसको वोट दिए, वो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, अगला साल उसको हटा देंगे, वोट ही नहीं देंगे। यानी कि पावर हमारे पास है, किसको लीडर बनाना है किसको लीडर नहीं बनाना है ये पावर हमारे हाथ में है। और वो हमारे हाथ में किस रूप में है? वोट के रूप में है ना। नहीं और भी है। देखो बहुत सारा ऐसे भी हमारे वर्ल्ड में अभी भी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि आप अपने लोगों को वो हर एक आज़ादी दें जो कि उनको मिलना चाहिए। जैसे सऊदी अरब में आज भी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहाँ पे आज भी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पे महिलाओं को पूरा राइट नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ इंडिया एक ऐसा कंट्री है, और इसीलिए तो इंडिया को डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है।
पिलर मतलब क्या, यदि आपको डेमोक्रेसी को समझना हो तो आप इंडिया एक बार विजिट कीजिए, आपको पूरा डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी में हालांकि अभी क्या है, इसका पूरा फीचर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कि आपको हर एक लोग, हर एक सिस्टम, हर चीज आपको एक समान देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा। हालांकि हमारा डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इधर में कोई डाउट नहीं है। चलो इसको हम लोग अभी इरेज करेंगे और थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं और डेमोक्रेसी को समझते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां पे लोग अपने लीडर को चुनते होंगे, ये सबसे बड़ा खासियत है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी यानी कि इंडिया का यदि एग्जांपल हम ले तो यदि इंडिया में डेमोक्रेसी है और यदि आप इंडिया में जन्म लेते हैं तो आपको जन्म से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपको कुछ राइट हैं जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे। बात समझ में आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सैलरी कितना है, आपका रंग क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि आप इंडिया में जन्म लिए हैं तो आपको कुछ बेसिक राइट हैं जो कि आपको दिया जाएगा हर किसी को, है ना। तो वो सबसे पहला जो हमारा बेसिक राइट है और हम लोग उसको कहते हैं अपना फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट एक ऐसा अधिकार है जो कि इंडिया में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को जन्म से ही मिल जाता है। और समझ में आ गया। तो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। देखो ये सब हमारे चैप्टर का ना पार्ट नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ना चैप्टर शुरू करने से पहले बेस मजबूत हो जाए, ताकि हम लोग जब आगे पढ़े तो हर एक चीज समझ में आ जाए। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब हो गया ये कि इंडिया में यदि डेमोक्रेसी है तो हर एक इंसान यहाँ पे बराबर है ना। मुकेश अंबानी से लेके गोलगप्पा बेचने वाला तक हर एक आदमी क्या है, बराबर है। अब बराबर इस मायने में अब ये नहीं कह देना कि पैसा तो उसके पास बहुत है, ये बहुत गरीब है, नहीं। देखो वो तो अपना एबिलिटी है ना, वो मेहनत किया, बेचारा बन गया, अमीर बन गया, है ना। तो ये अलग चीज है। लेकिन हाँ, बराबर किस सेंस में? बराबर इस सेंस में है कि मुकेश अंबानी भी किसी एक ही आदमी को वोट कर सकता है और गोलगप्पा वाला भी किसी एक ही आदमी को वोट कर सकता है। वो भी एक बार बटन दाब सकता है, ये भी एक बार बटन दाब सकता है, उसका भी वोट का वैल्यू एक ही होगा, इसका भी वोट का वैल्यू एक ही होगा। इस सेंस में हर एक आदमी बराबर है। दूसरे सेंस में और क्या हो सकता है कि हर एक आदमी को इक्वल राइट, इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि यदि हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमारा भी उसी प्रकार से इलाज होगा जिस प्रकार से बड़े लोगों का होगा, यानी कि कहीं पे भी आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो भेदभाव नहीं, वो तो अलग चीज है ना। मतलब ये कि हर एक तरह का आपको राइट यहाँ पे बराबर सबको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई भी छोटा यहाँ पे नहीं है। वो हाँ, वो इनकम के मामले में हो सकता है बड़ा छोटा, लेकिन वो तो अपने मेहनत से बना है ना। चलो, तो राइट टू इक्वालिटी समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि आपको वो सब अधिकार दिया जाएगा जो कि एक बड़े से बड़े और एक बहुत ही पॉपुलर से पॉपुलर इंसान को दिया जाता है। जो राइट प्रधानमंत्री के पास होगा वही राइट एक छोटे क्लास के लोगों को भी होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे राइट जो है, राइट टू फ्रीडम का मतलब हो गया कि आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, है ना। आप जो कपड़ा पहनना चाहें पहन सकते हैं, जो खाना खाना चाहें आप खा सकते हैं, आप जो लैंग्वेज बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि हर एक किसी को आज़ादी है। आप यहाँ पे 12 बजे रात में रोड पे घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये क्या है? फ्रीडम ही तो है। नहीं, ये तो फ्रीडम ही तो है। ये क्या है? फ्रीडम है, आज़ादी है हम लोगों को। चलो, उसके बाद है हमारा तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। मतलब कि हमारे ऊपर कोई अपना
दबदबा नहीं जमा सकता है, हमारे ऊपर कोई अपना रूल नहीं कर सकता है, हमें कोई दबा नहीं सकता है। हमारे पास अपना अधिकार है, उसके पास अपना अधिकार है। मतलब ये कि हमें किसी तरीके से कोई दबा नहीं सकता है, हमें किसी तरीके से कोई तंग नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमारा अपना राइट है, उसका अपना राइट है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइल्ड लेबर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइल्ड लेबर। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो बच्चा 15 साल या 14 साल से नीचे का है, आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं, और यदि काम वो करवा रहा है तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं, प्लस उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं, है ना? तो ये हमारे पास ये राइट है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हमारे कंट्री में मुख्य 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना मेन। तो इन चारों में से आप जिस धर्म को अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं, ये आपके पास राइट है। इसीलिए आपको कभी कभी न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता होगा कि फलाने आदमी ने अपने धर्म को छोड़ के फलाने धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि हमारे पास राइट है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? मतलब ये कि मान लो यदि हम हिंदू धर्म में हैं और हम क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहें तो आप अपना सकते हैं, हमको राइट है। नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं अपनाएंगे, लेकिन हमारे पास राइट है ना? तो हो गया ये हमारा। और 5वां चीज है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये हो गया, देखो इंडिया में हर एक तरह का लोग है ना, हर एक किसी का कल्चर अलग अलग है। जैसे यदि आप बिहार में देखें तो बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। हाँ, बिहार में भोजपुरी नहीं बोलते हैं, नहीं हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बिहार के हिस्से में भोजपुरी बोला जाता है ना, मगही बोला जाता है ना, मैथिली बोला जाता है ना, ये सब है ना। तो ये सब क्या है? अपना हमारा अपना अलग कल्चर है। जैसे हम लोग का बिहार का जो फेवरेट डिश माना जाता है वो लिट्टी चोखा माना जाता है, कल्चर अलग है। जैसे आप पंजाब में चले, वहाँ पे भांगड़ा होता है ना, वहाँ पे बैसाख में एक मेला होता है, बैसाखी फेयर जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ का वो फेमस है। आप फिर नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, वहाँ पे अलग कल्चर है रहने सहने का, कपड़ा पहनने का। साउथ इंडिया में चले जाइए, साउथ इंडिया में लगभग आदमी क्या पहनता है? लुंगी और शर्ट पहनते हैं, है ना। ये क्या है? कल्चर है। मतलब ये कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम जो जिस तरह का कपड़ा, लैंग्वेज, खाना पीना जो करना चाहें हम वो अपना कर सकते हैं। जैसे इंडिया में देख लो, ईद भी उसी प्रकार उसी समान तरीके से मनाया जाएगा जिस प्रकार से दशहरा मनाया जाता है ना। मतलब ये कि हर किसी को यहाँ पे अपना जो धर्म है उसको फॉलो करने का पूरा परमिशन है, पूरा का पूरा इजाज़त है। उसके बाद था हमारा एजुकेशनल राइट, जो जिस इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, वो अलग चीज़ है कि वहाँ का कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लो किसी कॉलेज में ये नियम हो कि आप 90% से एबव लाते हैं तभी आपका एडमिशन होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, कोई भी जा सकता है ना उसमें, जिसका 90% आया वो कोई भी बच्चा जा सकता है उसमें। समझ में आ गया? तो हम जो सब्जेक्ट लेना चाहें, जो कुछ पढ़ना चाहें, हम वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा अधिकार हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद है हमारा छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि यदि ये आपको 1 2 3 4 5, यदि इन 5 राइट में से आपको कोई राइट नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार आपसे छीना जा रहा है, आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको पढ़ने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है, तो आप जाके इसका शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो कोर्ट पूरा कोशिश करेगा कि आपको वो पूरा का पूरा राइट मिले। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अधिकार है कि आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, जिस धर्म को अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं। ये 6 हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट होता है, जो कि किसी भी बच्चे को डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया में जन्म होते ही उसको वो चीज़ दे दिया जाता है।
समझ में आ गया। अब इंडिया में हम लोग ये जाने, चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में पावर किसी एक हाथ में तो है नहीं, किसी एक हाथ में नहीं है। यहाँ पे पावर 3 बॉडी में बटा हुआ है, 3 बॉडी में पावर बटा हुआ है। सबसे पहला हमारा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। मालूम होगा ये तीनों टर्म के बारे में। पहला क्या था हमारा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब जरा हमको कोई एक बात बताओ कि ये तीनों जो हमारा सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया था? सबसे पहली बार इन तीनों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्लास 9 का ही टॉपिक है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। वेरी गुड। मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे फिलोसोफर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिन्होंने अपने स्पिरिट ऑफ लॉ, याद आ गया, स्पिरिट ऑफ लॉ अपने बुक में उन्होंने कहा है कि यदि किसी कंट्री को चलाना है तो आप क्या कीजिए, उस कंट्री के पावर को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। तो मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने कि ये सिस्टम हमको दिया। नहीं, स्पिरिट ऑफ लॉ लिखे थे उन्होंने, स्पिरिट ऑफ लॉ उन्होंने लिखा था और उसी में ही अपना उस बुक में उन्होंने कहा था कि किसी भी कंट्री में आपको डेमोक्रेसी स्थापित करना है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी एक सुचारू रूप से चले, तो वहाँ पे आपको ये 3 चीज करना पड़ेगा। और लगभग आज जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया को फॉलो करते हैं और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशियरी भी अलग है। तो मॉन्टेस्क्यू के थे, मॉन्टेस्क्यू ने हमें ये आइडिया दिया था, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि हमें ये आइडिया दिया। तो सबसे पहला हमारा क्या बॉडी था? सबसे पहला था लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशियरी। देखो कितना खूबसूरत तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट को चलाया जाता है। एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? नियम कानून को बनाना, है ना। केवल इसका काम है नियम कानून को यहाँ पे बनाना कि आखिर इंडिया में किस प्रकार का नियम कानून चलना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब है उस कानून को पालन करवाना, जो ये बनाएगा उसको पालन करवाने का काम किसका है? इसका है, ठीक है। उसके बाद इस नियम कानून को जो नहीं मानेगा, जो उसको अनफॉलो कर देगा, उसको सजा देने का काम करेगा कौन? जुडिशियरी करेगा, ठीक है। तो अब जरा बताओ हमारा लेजिस्लेचर का एग्जांपल बताओ, लेजिस्लेचर का एग्जांपल बताओ जल्दी हमको। लेजिस्लेचर का एग्जांपल है हमारा पार्लियामेंट्री हाउस, यानी कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये सब क्या है? हमारे लेजिस्लेचर में आते हैं। बात समझ में आ गया? ये सब नियम कानून को बनाते हैं। तो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, ये सारे क्या करते हैं? नियम कानून को बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? उसको पालन करवाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? आईएएस, आईपीएस, है ना, वही हो गया आईएएस, आईपीएस, पुलिस, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, ये सब हमारे क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड ट्रैफिक पुलिस, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव है। तो इसका हो जाएगा हमारा आईपीएस, आईपीएस, आईएएस, फिर से एसडीएम, एडीएम, बीडीओ, सीओ, ये सब हमारा क्या है? नहीं, ये दोनों का दोनों अलग रोल है। बड़ा इसमें बड़ा छोटा नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों का अलग रोल है। ये हो गया हमारा इंडियन पुलिस सर्विस, ये हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन हाँ, दोनों आप बन सकते हैं तभी जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, तब एग्जाम दोनों का सेम है, ट्रेनिंग भी लगभग सेम है। समझ में आ गया? तो लेकिन हाँ, क्या ट्रेनिंग बहुत इसका टफ होता है, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। समझ में आ गया? ट्रेनिंग में उसको समझाना पड़ता है कि आप किस प्रकार से अपने राज्य को चलाएंगे। डीएम आप बनेंगे तो आपको पूरा राज्य का भार दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से जिला को चलाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा ना। हाँ, तो आपको क्या बंदूक चलाने का ट्रेनिंग मिलेगा? बंदूक चलाने का ट्रेनिंग आपको आईएएस आईपीएस में मिलता है,
हाँ, आईपीएस में आप किस प्रकार से अपराध को रोकेंगे, किस प्रकार से अपने राज्य में शांति का माहौल बनाए रखेंगे, इस प्रकार का ये आईपीएस है। आईएएस का मेनली काम क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जैसे सचिवालय हो गया, है ना, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सब चीज़ों में क्या पेपर वर्क होगा, क्या कब होगा, क्या फंक्शन चल रहा है, इसका देखभाल करता है कौन, आईएएस। आईपीएस का मेनली हमारा काम क्या है, सिस्टम को मतलब कि राज्य में एक शांति का माहौल बनाए रखना, जैसे क्राइम हो रहा है उसको रोकना, इसका काम है, आईपीएस का काम है ना। लेकिन हाँ, एक चीज याद हमेशा रखना कि आईएएस जो है ना, वो आईपीएस के काम को देख सकता है, नहीं देख सकता है। समझे भाई, समझ में आ रहा बात को? आईएएस आईपीएस के काम को चेक कर सकता है, नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, बड़ा नहीं हुआ। जरूरत पड़ने पे आईपीएस भी आईएएस को चेक कर सकता है, जरूरत पड़ने पे। जैसे जैसे देखो, कभी कभी सुने होंगे कि आईएएस, बहुत बार ऐसा होता है कि आईएएस जो है ना, अपने ब्लैक मनी से या फिर अपने घूस के पैसे से लेकर बहुत बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खड़ा कर लेते हैं। उस पर कार्रवाई कौन करता है, आईपीएस ही तो करता है। तो उसके घर पे रेड मारना प्लस उसके घर का पूरा जांच पड़ताल करना, उस पर मुकदमा चलावाना, ये कौन करता है, आईपीएस ही तो करता है। तो सीआईडी का, तो सीआईडी मिलने क्या है, मेन ऑफिसर है, लेकिन उसके काम में सपोर्ट कौन करेगा, आईपीएस करेगा। आईपीएस नहीं है तो सीआईडी जाएगा, 2 थप्पड़ बना के भगा देगा, लेकिन पीछे रहना चाहिए ना कोई, तो वो है हमारा आईपीएस। तो दोनों आपस में बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते कि आईएएस बड़ा है, नहीं मतलब मार देगा कैसे, इतना टफ एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसके ऑफिसर को आप मार देंगे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बहुत टफ एग्जाम है, यदि करना हो तो बहुत रेपुटेटेड जॉब है ये, है ना। बात समझ में आ गया ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकते हैं, और ये हमारा एग्जीक्यूटिव के बॉडी में आते हैं, ठीक है ना। और जुडिशियरी में हमारे कौन आएंगे, कोर्ट आएंगे, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या करते हैं, सजा सुनाते हैं, है ना। तो इसमें हमारे आ जाएंगे पूरा का पूरा कोर्ट वाला जो भी हमारा सिस्टम है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिया में देख रहे हो कितने खूबसूरती से पावर को डिवाइड किया हुआ है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है ना। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक चीज इसमें जो सबसे अच्छा चीज ये है कि मान लो, देखो कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है ना कि ये एमपी है मेरे जो नियम कानून बना रहा है वो कुछ गलत नियम कानून बना दे, नियम गलत बना सकता है ना, क्योंकि इसके पास पावर है, बना सकता है। तो इसको चेक ये भी कर सकता है और ये भी इसको चेक कर सकता है। जैसे मान लो कभी कभी कोर्ट भी कुछ गलत कर सकता है, मान लो कर सकता है, तो ये भी इसको चेक कर सकता है और ये भी इसको चेक कर सकता है। मतलब ये कि इंडिया में एक ऐसा फंक्शन है ना जो कि हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है, किसी को पूरी तरीके से कोई पावर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे यदि कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन इन दोनों सिस्टम में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। चलो अब बताओ, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत, पूरा चीज समझ में आ रहा है ना। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आपको बहुत ही ज़्यादा राइट मिलता है, प्लस आप बहुत ही वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, है ना। कोई दिक्कत समझने में, बात समझ में आ रहा है। चलो अब जो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या फीचर्स हैं। चलो अब जरा हमको एक डेफिनेशन बता दो डेमोक्रेसी का। अब्राहम लिंकन का नहीं, अब्राहम लिंकन का तो ये था, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल और फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये अब्राहम लिंकन का था। लेकिन इसके अलावा एक डेमोक्रेसी का डेफिनेशन सबसे बड़ा क्या हो सकता है, सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है, सही बात है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हम अपने लीडर को अपने से चुनते हैं, वहां पे कोई राजा, हाँ बोलो कौन सा डेफिनेशन, कहाँ चेंज हुआ है, चेंज कहाँ हुआ है, जरा देखो ध्यान से। अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन में क्या था, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वही डेफिनेशन तो है, बस कह सकते हो उसका नेक्स्ट वर्जन है। फोन में ऐप अपडेट करते हो ना, तो अपडेट करते हो तो क्या आता है, नया कुछ फीचर्स आता है, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस वही चीज़ अलग हो चुका है, मतलब अलग नहीं है, उसका नेक्स्ट वर्जन है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास एक नया डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के अलावा एक डेफिनेशन क्या हो गया डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये हो गया कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द
पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन इसमें आपको कहीं पे भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो राजा चाह देगा वो हो जाएगा, जो मिलिट्री चाह देगा वो हो जाएगा। तो हम लोगों को डिक्टेटरशिप सबसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा तब जब हम लोग पाकिस्तान के केस को पढ़ेंगे तब। पाकिस्तान में एक समय था, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, और उस टॉपिक का नाम है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा समय था जहां पे कि मिलिट्री का जो हेड था वो कंट्री को रूल कर रहा था, वो चला रहा था, लेकिन कैसे था वो हम लोग जानेंगे। तो अब जरा बताओ हमको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की किस प्रकार से काम कर रहा था, मालूम चल गया था हम लोगों को। अब हम लोग एक पाकिस्तान का केस लेंगे जहां से कि हमको ये मालूम चलेगा कि डिक्टेटरशिप आखिर होता क्या है और डेमोक्रेसी तो क्या होता है। तो हम लोग पूरा इंडिया में देख ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा राइट है आपके पास, ये तीनों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है आपके पास। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपका 5-6 फीचर्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग क्लास ओवर करेंगे, और आने वाले क्लास में हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का पहला पार्ट पढ़ेंगे जो था हमारा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स के बारे में, और इसी में हम लोग को पढ़ना है पाकिस्तान के केस के बारे में, ठीक ना। चलो अच्छा क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।